नमस्कार। आज हम एक ऐसे महाद्वीप की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एशिया। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है जिसका शीर्षक है एशिया, विविधता, संस्कृति और वैश्विक महत्व, वो हमें इस विशाल और कह सकते हैं जटिल महाद्वीप की एक झलक देती है। ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला महाद्वीप ही नहीं है, हाँ, बल्कि ये विरोधाभासों, प्राचीन परंपराओं और आप देखिए भविष्य की टेक्नोलॉजी का एक अविश्वसनीय संगम भी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए एशिया की इस अविश्वसनीय विविधता को समझना। मतलब इसके पहाड़ों और रेगिस्तानों से लेकर इसकी भाषाओं, धर्मों, अर्थव्यवस्थाओं तक, और ये जानना कि आज की दुनिया में इसका क्या महत्व है। सोचिए, पृथ्वी की कुल जमीन का लगभग 30% हिस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं एशिया के इस विशाल नक्शे को समझने की कोशिश। बिल्कुल। और ये विशाल आकार ही वो कैनवस है जिस पर एशिया की विविधता की तस्वीर बनी है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि सिर्फ आकार नहीं, बल्कि इस आकार के अंदर जो समाया है वो इसे असाधारण बनाता है। जी। यहाँ हर चीज जैसे चरम पर मिलती है, चाहे वो भूगोल हो, संस्कृति हो या फिर आर्थिक विकास। भूगोल की बात करें तो हाँ, स्रोत हम याद दिलाता है कि ये विविधता कितनी नाटकीय है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ उत्तर में साइबेरिया की वो बर्फीली ठंड जहां तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है, जी। तो दूसरी तरफ दक्षिण में हिंद महासागर के गर्म उष्णकटिबंधीय तट। पश्चिम में चले रहें तो मध्य पूर्व के विशाल शुष्क रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। और पूरब में जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देश हैं जो अपनी तकनीकी प्रगति के लिए जाने जाते हैं। मतलब एक ही महाद्वीप पर इतनी भौगोलिक भिन्नता वाकई हैरान करने वाली है। और हाँ, दुनिया की छत हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो भी यहीं एशिया में है। बिल्कुल यही। ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए आस्था और जीवन का स्रोत भी है। स्रोत ये भी बताते हैं कि सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि थार, गोबी और अरब जैसे विशाल रेगिस्तान भी एशिया के भूभाग का अहम हिस्सा हैं। हाँ, ये रेगिस्तान भी बहुत विशाल हैं। तो ये भौगोलिक चरम सीमाएं यहाँ के जीवन को कैसे आकार देती होंगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये भौगोलिक विविधता सीधे तौर पर जलवायु की विविधता से जुड़ी है। जैसा आपने कहा, यहाँ आर्कटिक की जमा देने वाली ठंड है, तो वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में गर्म, नमी वाली और मानसूनी जलवायु है। और ये सिर्फ मौसम का अलग होना नहीं है, इसका सीधा असर लोगों के रहन सहन, खान पान और हाँ, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाँ, खास तौर पर मानसून जिसका जिक्र स्रोत में है, ये सिर्फ बारिश नहीं है बल्कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के करोड़ों किसानों के लिए ये जीवनदायिनी है। हाँ, ये तो है। चावल जैसी मुख्य फसलों की खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून देर से आए या कमजोर हो तो इसका असर पूरे क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे भूगोल और जलवायु यहाँ के जीवन की लय तय करते हैं। भूगोल से आगे बढ़कर अगर हम संस्कृति की बात करें तो यहाँ तो अरे वाह, विविधता का एक पूरा महासागर है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, यहूदी जैसे दुनिया के कई प्रमुख धर्मों की जड़ें एशिया में ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये सोचना ही अद्भुत है कि अध्यात्म और विश्वास की इतनी अलग अलग धाराएं इसी धरती से निकली और दुनिया भर में फैली। और फिर यहाँ की प्राचीन सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, चीन, फारस। इनकी कहानियां, इनकी कला, इनका ज्ञान आज भी हमें प्रेरित करता है ना। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि चीन की सुलेख, जापान का एकेबाना, हाँ, वो फूलों की सजावट, जी, पुष्प सज्जा, फिर भारत के शास्त्रीय नृत्य और संगीत, थाईलैंड के मंदिर, ये सब आज भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और भाषाएं, हिंदी, मंदारिन, अरबी, बंगाली, जापानी, रूसी, फारसी, तमिल, तेलुगु, सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां यहाँ बोली जाती हैं। ये भाषाई विविधता तो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत इस बात पर बल देते हैं कि ये सिर्फ अलग अलग संस्कृतियों का संग्रह मात्र नहीं है। एशिया सदियों से विचारों, व्यापारों और लोगों के आदान प्रदान का केंद्र रहा है। हाँ, सिल्क रूट जैसे। हाँ, बिल्कुल। सिल्क रूट जैसे प्राचीन व्यापार मार्गों ने न केवल सामान बल्कि धर्म, दर्शन, कला और विज्ञान को भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया। इसी अंतःक्रिया ने एशिया की संस्कृतियों को और भी समृद्ध
और कह सकते हैं बहुस्तरीय बनाया है। ये सांस्कृतिक गहराई आज भी यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है, चाहे वो जापान की चाय साम्रानी हो, हाँ भारत के रंगीन त्योहार हों। हाँ, होली, दिवाली जी, या मध्य पूर्व का आतिथ्य हो या दक्षिण पूर्व एशिया के सामुदायिक रीति रिवाज, ये परंपराएं आधुनिकता के साथ साथ जीवित हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि वैश्वीकरण के इस दौर में भी लोग अपनी स्थानीय और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। ये परंपरा और आधुनिकता का संतुलन एशिया की खासियत है। सही बात है। संस्कृति की इस गहराई के साथ साथ स्रोत एशिया की जबरदस्त आर्थिक शक्ति पर भी रोशनी डालते हैं। अब ये सिर्फ प्राचीन सभ्यताओं की भूमि नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का केंद्र भी है। सही बात है। स्रोत चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत का जिक्र करते हैं, जो वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में अग्रणी बन चुके हैं। मेड इन एशिया आज दुनिया भर में गुणवत्ता और नवाचार का पर्याय बन गया है। हाँ, और इसमें केवल पूर्वी एशिया ही नहीं है। स्रोत हमें मध्य पूर्व के विशाल तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों की याद दिलाते हैं। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है जी, जिनकी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यहीं से पूरा होता है। हालांकि ये निर्भरता जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज के संदर्भ में नए सवाल भी खड़े करती है, जिसका प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एशिया का कृषि आधार भी बेहद मजबूत है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, भारत, चीन, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश चावल, गेहूं, कपास, चाय, मसाले और रबर के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल हैं। अच्छा। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी आज भी खेती पर निर्भर है। तो आप देखिए एशिया की अर्थव्यवस्था कितनी बहुआयामी है। एक तरफ सिलिकॉन वैली को टक्कर देती टेक्नोलॉजी कंपनियां, दूसरी तरफ दुनिया का पेट भरने वाला कृषि क्षेत्र और साथ ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन। ये आर्थिक विविधता तो है ही, लेकिन स्रोत राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य की विविधता पर भी ध्यान खींचते हैं। जी, ये जानना जरूरी है कि एशिया में हर तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। हाँ, ये भी एक पहलू है। हाँ, भारत जैसे बड़े लोकतंत्र हैं, जापान और थाईलैंड जैसे संवैधानिक राजतंत्र हैं, तो वहीं चीन और वियतनाम जैसे एकल पार्टी शासन वाले देश भी हैं। और मध्य पूर्व में कई लाटशाही व्यवस्थाएं भी कायम हैं। स्रोत बताते हैं कि यहाँ एकाधिकारवादी प्रणालियां भी है, यानी जहाँ सत्ता एक ही व्यक्ति या दल के हाथ में केंद्रित होती है। और ये राजनीतिक विविधता महाद्वीप की जटिलता को और बढ़ाती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ देश आज वैश्विक मंच पर बड़ी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति बन चुके हैं, जिनका दुनिया के मामलों में अच्छा खासा दखल है। जी, वहीं दूसरी ओर कई देश अभी भी विकास की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जैसे गरीबी, असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी सुविधाओं की कमी। यहाँ एक दिलचस्प बात जो स्रोत से उभरती है वो ये है कि इस राजनीतिक और आर्थिक भिन्नता के बावजूद राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान बहुत मजबूत है। हाँ, ये देखने को मिलता है। लोग अपने देश, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। कभी कभी ये जुड़ाव सकारात्मक होता है, तो कभी ये राष्ट्रवाद या जातीय तनाव का रूप भी ले लेता है, जो इस महाद्वीप की एक और जटिल परत है। और इन सब के बीच स्रोत उन चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं जिनका एशिया आज सामना कर रहा है। तेजी से होते औद्योगिकीकरण और बढ़ती जनसंख्या ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वायु प्रदूषण, खासकर बड़े शहरों में, एक गंभीर समस्या बन गया है। नदियों का प्रदूषण, जंगलों की कटाई और वन्य जीवों के आवास का सिकुड़ना, ये सब चिंताजनक मुद्दे हैं। हाँ, और इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी जोड़ना होगा, जिसका जिक्र स्रोत में है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से तटीय शहरों और द्वीपों को खतरा है। ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों के प्रवाह पर असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और मौसम के पैटर्न में बदलाव से खेती और मॉनसून प्रभावित हो रहे हैं। ये एशिया के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सतत विकास, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके, अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। लेकिन क्या स्रोत कुछ सकारात्मक पहलू भी बताते हैं इन चुनौतियों से निपटने के बारे में? क्या कुछ हो रहा है इस दिशा में? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और कई एशियाई देश अब पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जी, कई देशों ने अपने जलवायु लक्ष्यों को लेकर प्रतिबद्धताएं जताई हैं। साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी बढ़ रहा है ताकि इन साझा चुनौतियों का मिलकर सामना किया जा सके। ये आसान नहीं है।
क्योंकि आर्थिक विकास की जरूरत और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन साधना एक मुश्किल काम है। हाँ, ये तो है। लेकिन प्रयास जारी हैं। ये सुनकर कुछ राहत मिली। और अच्छी बात ये भी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि एशिया शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जबरदस्त तरक्की कर रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया तो तकनीकी नवाचार, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया में सबसे आगे माने जाते हैं। निश्चित रूप से। और स्रोत भारत की आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के वैश्विक प्रभाव और अंतरिक्ष अनुसंधान में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का भी उल्लेख करते हैं। हाँ, भारत भी काफी आगे बढ़ रहा है। जी। और चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड रेल जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया है और वैश्विक स्तर पर अपनी तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाया है। सिंगापुर जैसे छोटे देश भी शिक्षा और इनोवेशन हब के रूप में उभरे हैं। तो ये प्रगति सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और ज्ञान के नए रास्ते खोलने में भी मदद कर रही है। एशिया का युवा वर्ग बहुत महत्वाकांक्षी है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एशिया न केवल अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को सहेज कर रख रहा है, बल्कि ये भविष्य का निर्माण करने में भी पूरी सक्रियता से लगा हुआ है। ये इनोवेशन और उद्यमिता की भावना एशिया को एक नई ऊर्जा दे रही है। तो अगर हम स्रोत से मिली इस सारी जानकारी को समेटें तो हम क्या कह सकते हैं? संक्षेप में, एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां विविधता ही उसकी पहचान है। भूगोल में, संस्कृति में, धर्म में, भाषा में, अर्थव्यवस्था में और राजनीति में भी। सही। इसका इतिहास जितना गहरा और समृद्ध है, उतना ही इसका वर्तमान गतिशील और भविष्य, कह सकते हैं, संभावनाओं से भरा हुआ है। सही कहा। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि एशिया परंपरा और आधुनिकता के बीच एक अनूठा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इंजन है, सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और दुनिया की भू राजनीति को आकार देने वाली एक बड़ी ताकत है। इसकी जटिलता, इसकी ऊर्जा और इसकी गतिशीलता इसे लगातार अध्ययन और समझने के लिए एक आकर्षक विषय बनाती है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें दिखाते हैं कि एशिया अत्यधिक विविधता और गंभीर चुनौतियों दोनों का घर है। भविष्य की ओर देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि यह आंतरिक विविधता, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक, और इन साझा चुनौतियों से मिलकर निपटने की क्षमता वैश्विक मंच पर एशिया के सामूहिक प्रभाव को कैसे आकार देगी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये विविधता ताकत बनेगी या विभाजन का कारण? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला समय ही देगा।